हेलो एवरीबॉडी, फाउंडेशन एग्री क्लासेस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कृषि से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय को सरल, क्रमबद्ध और कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से समझेंगे। आज का हमारा विषय है मक्का, जिसे हम मेज या कॉर्न के नाम से भी जानते हैं। मक्के को इसकी जबरदस्त उपज क्षमता की वजह से अनाजों की रानी यानी क्वीन ऑफ सीरियल्स भी कहा जाता है। ये दुनिया भर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और आज हम इसके हर एक पहलू को गहराई से समझने वाले हैं। इस पूरी चर्चा को हमने इन 6 मुख्य भागों में बांटा है ताकि हर कॉन्सेप्ट एक एक करके बिल्कुल साफ हो जाए। चलिए तो फिर पहले भाग से शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मक्के की जो बिल्कुल बुनियादी पहचान है और इससे जुड़े कुछ बहुत ही जरूरी तथ्य हैं उनको समझते हैं। ये वो बातें हैं जो हर कृषि छात्र को पता होनी ही चाहिए। तो मक्के का वानस्पतिक नाम है जिया माइज। ये ग्रामिनेशिये या पोएसे परिवार का सदस्य है जो कि असल में घास कुल ही है। इसका उत्पत्ति स्थान मध्य अमेरिका में मेक्सिको को माना जाता है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n = 20 होती है। ये बेसिक जानकारी वर्गीकरण और ब्रीडिंग के नजरिए से बहुत जरूरी है। अब अगर हम इसके दाने की पोषक संरचना को देखें तो इसमें लगभग 70% कार्बोहाइड्रेट होता है जो इससे ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत बनाता है। इसके साथ ही इसमें करीब 10% प्रोटीन और 4% तेल भी पाया जाता है। आइए अब मक्के की कुछ सबसे दिलचस्प बातों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये एक C4 पौधा है जिसका सीधा सा मतलब है कि ये प्रकाश संश्लेषण बहुत ही कुशलता से करता है और यही वजह है कि ये सूखे और गर्म मौसम में भी अच्छी बढ़त दिखाता है। ये एक परपरागित यानी क्रॉस पॉलिनेटेड फसल है। इसमें कल्ले या टिलर्स नहीं निकलते। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इसके जबरदस्त महत्व के कारण इसे अमेरिका की रीढ़ भी कहा जाता है। अच्छा, इसके प्रोटीन को जेन कहते हैं जिसमें ट्रिप्टोफैन और लाइसिन नाम के जरूरी अमीनो एसिड की कमी होती है, जो पोषण के लिहाज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस पौधे की बनावट को समझते हैं। हम उन परिस्थितियों पर भी गौर करेंगे जिनकी इसे अच्छी तरह से बढ़ने के लिए जरूरत होती है। इस चित्र में ध्यान से देखिए। मक्के के पौधे के सबसे ऊपरी हिस्से में जो नर पुष्पगुच्छ होता है उसे टैसल कहते हैं और तने के बीच से मादा पुष्पगुच्छ निकलता है जिसे हम ईयर या कॉब कहते हैं। इसी कॉब पर ये जो रेशमी धागे जैसे दिख रहे हैं ये सिल्क्स होते हैं जो परागण में मदद करते हैं। मक्के के पौधे को मोनोइशियस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि नर यानी टैसल और मादा यानी कॉब फूल दोनों एक ही पौधे पर होते हैं लेकिन अलग अलग जगह पर। इसमें प्रोटोएंड्रस अवस्था भी पाई जाती है जिसका मतलब है कि नर फूल यानी टैसल मादा फूल यानी सिल्क से पहले मैच्योर हो जाता है और यही बड़ा कारण है कि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है जो इसकी आनुवांशिक विविधता को बनाए रखने में मदद करता है और ब्रीडिंग के लिए नए अवसर पैदा करता है। मक्के में 3 तरह की जड़ें होती हैं। पहली है सेमिनल रूट्स जो अंकुरण के ठीक बाद पौधे को पोषण देती हैं। दूसरी है क्राउन रूट्स जो मुख्य जड़ प्रणाली बनाती हैं और तीसरी है ब्रेस या प्रॉप रूट्स जो तने के निचले हिस्से से निकलकर पौधे को एक तरह का अतिरिक्त सहारा देती हैं ताकि वो तेज हवा में गिरे नहीं। मक्के की अच्छी बढ़त के लिए करीब 32 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे बढ़िया माना जाता है, जबकि अंकुरण के लिए 21 डिग्री सेल्सियस। इसे अपने पूरे जीवन काल में 500 से 800 मिलीमीटर पानी की जरूरत होती है। एक बात ध्यान रखने वाली है, ये जल भराव और सूखे दोनों के प्रति बहुत संवेदनशील है। इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली रेतीली दोमट से लेकर सिल्टी दोमट मिट्टी जिसका पीएच 5.5 से 7.5 के बीच हो सबसे सही रहती है। चलिए अब मक्के के अलग अलग प्रकारों और भारत में विकसित की गई कुछ खास किस्मों के बारे में जानते हैं। शर्ट फांट ने 1899 में दाने के एंडोस्पर्म के आधार पर मक्के को 7 समूहों में बांटा था। डेंट कॉर्न जिसका दाना एक दांत जैसा दिखता है यह अमेरिका में ज्यादा उगाया जाता है। फ्लिंट कॉर्न का दाना कठोर होता है और ये भारत में काफी आम है। स्वीट कॉर्न जैसा कि नाम से ही पता चलता है मीठा होता है और कैनिंग उद्योग में इस्तेमाल होता है। पॉपकॉर्न को जब गर्म करते हैं तो वो फट जाता है जिससे पॉपकॉर्न बनता है। फ्लावर कॉर्न में नरम स्टार्च होता है। वैक्सी कॉर्न का उपयोग कागज उद्योग के लिए स्टार्च बनाने में होता है और पॉड कॉर्न एक बहुत ही आदिम प्रकार है जिसमें हर दाने का अपना अलग छिलका होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन उपयोगी लग रही है तो फाउंडेशन एग्री क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको कृषि से जुड़े और भी इन्फॉर्मेटिव विश्लेषण मिल सकें। भारत में मक्का ब्रीडिंग का सफर भी बड़ा दिलचस्प रहा है।
1961 में गंगावन जैसे पहले डबल क्रॉस हाइब्रिड ने उपज बढ़ाने में एक क्रांति ला दी। फिर 1967 में विक्रम और विजय जैसी कॉम्पोजिट किस्में आईं। इसके बाद 1971 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, जब प्रोटीना, शक्ति और रतन जैसी लाइसीन युक्त किस्में विकसित हुईं, जो पोषण की कमी को दूर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इसी कड़ी में आगे चलकर क्वालिटी प्रोटीन मेज यानी QPM जैसे शक्तिमान 1 और 2 विकसित हुए। इनके अलावा चारे के लिए अफ्रीकन टॉल और स्वीट कॉर्न के लिए माधुरी और प्रिया जैसी किस्में भी बहुत लोकप्रिय हैं। अब तक हमने सैद्धांतिक बातें तो समझ ली, पर असल खेती में इन जानकारियों का क्या मतलब है? चलिए अब खेती के लिए जो जरूरी आंकड़े और प्रक्रियाएं हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। खेती के लिए ये आंकड़े बहुत ही जरूरी हैं। हाइब्रिड मक्के के लिए बीज दर 20-25 किलो प्रति हेक्टेयर रखी जाती है, जबकि चारे वाली फसल के लिए ये 40-45 किलो तक होती है। खरीफ के मौसम में पौधों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर रखी जाती है। बीज को 3 से 5 सेंटीमीटर गहरा बोना चाहिए। हाइब्रिड मक्के का टेस्ट वेट यानी 1000 दानों का वजन लगभग 285 ग्राम होता है। खरीफ के मौसम में प्रति हेक्टेयर लगभग 65,000 से 70,000 पौधे रखे जाते हैं, जबकि रबी के मौसम में यही संख्या बढ़कर 85,000 से 90,000 तक हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि रबी में उपज की क्षमता अधिक होती है। एक और बहुत जरूरी बात, पानी के लिए सबसे क्रांतिक अवस्था टैसलिंग और सिल्किंग के बीच का समय होता है। इस समय पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। सब कुछ सही तरीके से करने के बावजूद अच्छी फसल लेने के लिए किसानों को कुछ चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ता है। आइए अब प्रबंधन से जुड़ी जो मुख्य चुनौतियां हैं, उन पर चर्चा करते हैं। मक्के की प्रमुख बीमारी है डाउनी मिल्ड्यू, जो पर्नस्पोरा सॉर्गी नाम के फंगस से होती है। इसका सबसे बड़ा कीट दुश्मन है मक्का तना छेदक यानी मेज स्टेम बोरर, जिसका वैज्ञानिक नाम चाइलोपार्टिलस है। खरपतवार नियंत्रण के लिए अगर सिर्फ मक्का लगा है तो एट्राजीन और सिमाजीन का उपयोग होता है, जबकि इंटरक्रॉपिंग में एलाक्लोर ज्यादा उपयुक्त रहता है। खेत में खड़े होकर कैसे पहचाने कि पौधे को किस पोषक तत्व की कमी है? देखिए, अगर जिंक की कमी है तो ऊपरी पत्तियां सफेद हो जाती हैं, जिसे व्हाइट बड या सफेद कली कहते हैं। वहीं अगर फास्फोरस की कमी हो तो पत्तियां लाल और बैंगनी रंग की दिखने लगती हैं। ये लक्षण जानना प्रैक्टिकल खेती के लिए बहुत ही जरूरी है। और अंत में चलिए देखते हैं कि हम कितनी उपज की उम्मीद कर सकते हैं और कुछ अन्य जरूरी बातों को संक्षिप्त में समझते हैं। उपज की बात करें तो हाइब्रिड किस्मों से प्रति हेक्टेयर 50 से 60 क्विंटल तक की उपज मिल सकती है। कॉम्पोजिट किस्मों से 40 से 45 क्विंटल, और अगर मक्का चारे के लिए उगाया गया है तो 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हरा चारा मिल जाता है। तो आज हमने मक्की की पहचान से लेकर उसकी खेती और प्रबंधन तक हर पहलू को विस्तार से समझा। ये सब जानने के बाद एक सवाल सोचने के लिए है, हम कृषि को टिकाऊ बनाए रखते हुए मक्की की उत्पादकता को और कैसे बढ़ा सकते हैं? इस विश्लेषण को देखने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और फाउंडेशन एग्री क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपको कृषि से जुड़ा और भी उपयोगी कंटेंट मिलता रहे।